नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। सिंटेक्स अब अपने आखिरी पड़ाव में आ चुका है। आज क्लास नंबर 26 है, लेक्चर नंबर 26 है। एक या मैक्सिमम दो और लेक्चर्स होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू हो चुका है। एक या दो लेक्चर्स के बाद सिंटेक्स समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने पूरे वीडियोज को नहीं देखा, सारे वीडियोज को नहीं देखा, तो आप देखिए, क्योंकि इसके बाद जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो 300 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आखिरी वीडियो में भी दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट वीडियो में भी दिया हुआ है। हर चैप्टर का फर्स्ट और आखिरी वीडियो में जो फ्री पीडीएफ में डालता हूँ, पूरा थ्योरी शीट रहता है, प्लस 300 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशंस। तो वो फिर बनने में मुश्किल होगी। अगर आप साथ के साथ देखते चलते हैं तो फिर क्या होगा कि आप क्वेश्चंस जब बना रहे होंगे तो कमेंट्स में आपको क्वेश्चंस पूछने का भी मौका मिल जाएगा। बाकी लेट में भी अगर आप कमेंट करते हैं तो अभी आपको मैं रिप्लाई करूंगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ के हाथ अगर होते रहता है तो आपके लिए भी बेहतर होता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो नेक्स्ट रूल के ऊपर है। सिंटेक्स को आगे लेके बढ़े हम लोग। ये रूल कहता है कि किसी भी देश के नाम को, कोई भी देश है उसके नाम को टीम की तरह, जैसे अभी मैचेज हो रहा है ना, चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है, टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट में किसी भी देश के नाम को टीम के नाम की तरह लिखा जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इतने विकेट से हराया, तो इंडिया ने हराया कहने का क्या मतलब होता है कि इंडियन टीम ने हराया। ठीक है, पूरी भारत तो मैच खेल नहीं रही होती है। तो जब किसी भी देश के नाम को खेल के टीम की तरह यूज किया जाए कि इंडिया भी 300 रन बना के खेल रहा है, चाहे इंडिया का 6 विकेट गिर गया है, श्रीलंका ने 2 बारी मैच जीता है, भारत ने सारे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीते हैं, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, अगर टीम की बात हो रही हो देश का नाम लिख के, तो वो हमेशा प्लूरल नेचर का रहता है, प्लूरल अर्थ होता है हमेशा उसका। इसलिए हमें उसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही लगाना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, कहता है इंडिया हैव वॉन ऑल द मैचेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। किसी भी एक टूर्नामेंट की बात कर रहा है और बोलता है कि इस टूर्नामेंट में इंडिया ने सारे मैचेस जीते, मतलब इंडिया उस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। तो इंडिया के साथ यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, हैव। यहाँ पे दिस टूर्नामेंट की जब बात हो रही है तो जो इंडिया शब्द लिखा गया, जो ये सब्जेक्ट बना हुआ है, ये देश का नाम एक्चुअली टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इंडिया को प्लूरल नेचर में लेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल है, कहता है फ्रांस वर लीडिंग बाय 3-0 अगेंस्ट जर्मनी। फ्रांस जर्मनी के खिलाफ 3-0 से आगे चल रहा था। कोई भी क्रिकेट हो रहा होगा, फुटबॉल हो रहा होगा, टेनिस हो रहा होगा, कोई भी गेम होगा जिसमें लिखता है फ्रांस वर लीडिंग बाय 3-0 अगेंस्ट जर्मनी, इसका मतलब क्या होगा कि फ्रांस जर्मनी के अगेंस्ट खेल रहा था, मतलब जर्मनी और फ्रांस का मैच चल रहा था जिसमें फ्रांस 3 गोल कर चुका था और जर्मनी ने 0 गोल किया था, मतलब फ्रांस 3-0 से आगे था। तो यहाँ पे फ्रांस के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया। फिर श्रीलंका आर प्लेइंग ऑन 205 आफ्टर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। श्रीलंका कितना पे खेल रहा है, 205 रन पे। मान लीजिए क्रिकेट का मैच है, तो अगर कहे श्रीलंका आर प्लेइंग ऑन 205 आफ्टर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, का मतलब हुआ कि 6 विकेट्स के नुकसान के बाद श्रीलंका अब 205 रन पे पहुंचा है। लास्ट में बोलते हैं ना कमेंटेटर्स लोग कि 205 आफ्टर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, तो 205 पे 6 जो स्कोर लिखा हुआ रहता है, तो यही है 205 6 विकेट के नुकसान के बाद। गौर करने वाली बात क्या है कि श्रीलंका भी देश का नाम, इसके साथ आर लगा, फ्रांस भी देश का नाम, इसके साथ वर लगा, इंडिया भी देश का नाम, इसके साथ हैव लगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है, किसी भी खेल का टीम के तरह देश का नाम यूज किया जाए, तब उस केस में इसको हम हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं और इसलिए वर्ब भी इसके साथ हमेशा प्लूरल लगेगा। ठीक है, फिर है कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू हुआ यहां से। कहीं कहीं पे आपको ये जो टाइप का सेंटेंस लिखा हुआ है उसको अनफुलफिल्ड डिजायर्स भी लिखा हुआ रहता है, कहीं कंडीशनल सेंटेंस भी रहता है, और कहीं पे अनरियल सिचुएशंस, अवास्तविक परिस्थितियां, इस नाम से भी इसको जानते हैं।
अवास्तविक परिस्थितियां या काल्पनिक परिस्थितियां जिसे कहते हैं। काल्पनिक परिस्थितियां क्या है कि आप कुछ भी सोच रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो जिसका रियलिटी से भी लेना देना नहीं है, वो आपके इमेजिनेशन में है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, वो एक्चुअली है नहीं। तो जो अनरियल सिचुएशंस है, काल्पनिक परिस्थितियां हैं, उनमें से एक इस तरह की परिस्थिति होती है। ये काल्पनिक परिस्थितियों वाला कंडीशन कुछ आगे जाके हम लोग टाइम एंड टेंस में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लगेगा कि कुछ कंडीशन और होते हैं जो छूट गया है, तो घबराना नहीं है। काल्पनिक परिस्थितियों वाला स्थिति फिर से टेंस में आएगा। अभी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से जो सही लग रहा है कि आपको ये जानना जरूरी है, वो मैं यहाँ बताऊंगा। एक दो और कंडीशंस है, वो टेंस में डिस्कस हो जाएंगे, तब आपको कहीं कुछ भी छूटा हुआ नहीं दिखेगा। तो पहला कहता है वैसी इच्छा जिसका पूरा होना कभी भी संभव नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल पढ़िए। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, मतलब इस जन्म में आप अगर आदमी के रूप में जन्म ले चुके हैं, तो फिर इस जन्म में आपका पक्षी होना संभव नहीं है। कितना भी बड़ा जादूगर होगा, बस ये मिथ्स हैं, ये दंत कथाएं हैं, बस ये कहानियों किस्सों में अच्छा लगता है कि उस पर पानी छिड़का तो कबूतर बन गया। ये सब होता अभी नहीं है, जब होता होगा तब होता होगा। तो अगर आप कहते हो कि अगर मैं कबूतर होता तो आसमान में उड़ता, कबूतर होता तो पंछी होता तो अभी तुरंत उड़ के तुम्हारे पास आ जाता। तो उड़ के तुम्हारे पास तब ना आता जब कबूतर होता, जब पंछी होता। मतलब ये अपने मन की भावना को बता रहा है कि अगर मैं पक्षी होता तो उड़ के आ जाता तुम्हारे पास, या आसमान में उड़ता। पंछी है ही नहीं तो क्या करें। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस पक्षी होते मतलब क्या है, इस जन्म में पक्षी होना संभव नहीं है। हम पक्षी हैं ही नहीं और हो भी नहीं सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, अगर सौरभ राजा का बेटा होता तो राजकुमार होता। मतलब राजा मतलब पैसे से राजा नहीं, धन से राजा नहीं, और राजा जो रैंकिंग से चलती थी, राजपाट वाला राजा है ना, जैसे राजा के समय में होता था, राजा महाराणा प्रताप थे, सम्राट अशोक थे, वैसे वाले राजा का बात किया जाए और कहा जाए कि सौरभ अगर किसी राजा का बेटा होता, किंग मने राजा, रिच मतलब राजा नहीं, जिसे हम आजकल राजा कहते हैं, वो एक्चुअली रिच होता है, धनी, उसे हम राजा कहते हैं। और जो राजा असल में होता है वो किंग होता है। तो ये किंग की बात हो रही है कि अगर सौरभ कोई राजा का बेटा होता, मतलब किंग का बेटा होता, तो ये क्या होता, राजकुमार होता। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंस। हाँ, प्रिंस माने राजकुमार और प्रिंसेस माने राजकुमारी होती है। तो ये भी एक कल्पना की बात है। कह रहा है कि सौरभ अगर राजा का बेटा होता, किंग का बेटा होता, तो वो राजकुमार होता, आगे जाके वही राजा बनता। तो ये कल्पना है। सौरभ का इस जन्म में अब राजा का बेटा होना संभव नहीं है, क्योंकि किसी और का बेटा के रूप में वो जन्म ले चुका है। अब इस कंडीशन में एक और कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में आती होगी, वो भी मैं बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ रहता है, और ज्यादा एग्जाम्पल्स पे जब आप जाओगे तो इसमें लिखा हुआ कहीं आपको मिलेगा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता या अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो तुम्हारी मदद करता। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा कैसे कह सकता है कि इस जन्म में संभव नहीं है, मुख्यमंत्री आदमी नहीं बन सकता है। देखिए, ये जो कंडीशन असल में है, अनरियल सिचुएशन, काल्पनिक सिचुएशन जो है, ये क्या कहता है, ये नहीं कहता है कि आप जीवन में कभी भी इलेक्शन लड़िएगा और एमपी, एमएलए और मंत्री नहीं बनिएगा। ये नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब है कि जो शरीर आप धारण किए हुए हैं, जिस रूप में आप पैदा हो चुके हैं पृथ्वी पर, अब आप चाहते हैं कि मैं इस शरीर में नहीं रहता, इस रूप में नहीं हो कि किसी दूसरे रूप में रहता। जैसे मैं अगर कहूं कि अगर मैं एसपी होता, तो अगर मैं एसपी होता, कहने का यह मतलब नहीं है कि मेरी रैंक एसपी की होती, मैं तैयारी करके पास नहीं हो सकता हूं जीवन में, ये नहीं। इसका रेफरेंस समझिए क्या है कि मान लीजिए आपके जिला का एसपी है, अब उन्होंने कुछ सही या गलत कुछ भी डिसीजन लिया या कुछ भी आदेश दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप अपने दोस्त को कहिएगा कि वो जो एसपी है उसके जगह पे मैं होता। मतलब क्या है, मैं जो ये आम मनुष्य के रूप में पैदा हुआ हूं, ये आम शरीर नहीं हो के एसपी का शरीर रहता, तो मैं ये डिसीजन नहीं लेता। आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। ये मत समझिए कि कह रहा है कि जीवन में संभव नहीं है। संभव नहीं होने का क्या मतलब हुआ कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं अगर ये होता तो कुछ भी XYZ करता, तो वो कहने का मतलब हुआ कि मैं इस शरीर में नहीं बल्कि उस शरीर में होता जो मैं सोच रहा हूं। पढ़ लिख के बन जाने वाली बात नहीं है, यहाँ एग्जैक्टली फिजिकल चेंज की बात है। तो इस जन्म में तो वो संभव नहीं है ना,
कोई कहे कि अगर मैं विधायक होता कहने का मतलब ये नहीं है कि आगे चल के इलेक्शन लड़ेंगे और हम जीतेंगे नहीं और विधायक नहीं बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, बन सकता हूं मैं विधायक। लेकिन वहां पे रेफरेंस क्या है, सेंटेंस का असल अर्थ क्या है कि आपके पास का आप जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पढ़ते हैं उस विधानसभा क्षेत्र का विधायक कोई वैसा काम किया जो आपको पसंद नहीं है, तो आप कहते हैं कि उसके जगह पे अगर मैं होता। ये सेंटेंस का मतलब हुआ कि अगर मैं विधायक होता मतलब वो सामने वाला जो विधायक है उसके जगह अगर मैं होता तो XYZ कुछ भी करता। ये सेंटेंस यहां पे कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि जीवन में आप कभी विधायक बन ही नहीं सकते, आप बन सकते हैं। आप उस विधायक से अपने आप का तुलना कर रहे हैं जिसका शरीर आपके पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं अगर उस शरीर में होता तो कुछ भी ऐसा डिसीजन लेता। ठीक है, तो ये जो तीनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, फिर है अगर मोनू मंत्री होता तो तुम्हारी मदद करता। अब मैं जो लिख रहा हूं यहाँ पे वैसी इच्छा जिसका पूरा होना कभी भी संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि अरे मंत्री बनना कभी भी संभव नहीं। आप कैसे कह सकते हैं, मेरा 18 साल उम्र है, हम मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप कैसे कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मंत्री नहीं बनिएगा, कहने का ये मतलब हुआ कि जिस मंत्री को देख के आप करें कि अगर मैं उसके जगह होता, मतलब अगर ये शरीर वो शरीर होता, अगर ये प्राण उस शरीर में होता, ये कहने का मतलब हुआ। जो कि अब पैदा हो चुके हैं इस शरीर में प्राण आ गया है तो उसका होना संभव नहीं है। ये इमेजिनेशन हुआ ये, इसलिए इस काल्पनिक इच्छा को वैसी इच्छा कहा जाता है जिसका पूरा होना कभी भी संभव नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस का क्या मतलब है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, ट्रांसलेट करने का सेंटेंस में आपको दो बातों पे ध्यान देना। एक तो पूरा ट्रांसलेशन का यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, देख लीजिए। दूसरी बात, ऐसी इच्छा में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर लगता है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मोहन, रोहन, सोहन, कुछ भी हो, सबके साथ वर लगता है। ध्यान अगर देंगे स्ट्रक्चर पे तो आपको क्या दिखेगा, इफ से सेंटेंस शुरू हुआ, इफ के बाद सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद वर लिखे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ वेर लिखाएगा। ठीक है, या हम इफ से नहीं शुरू करके वेर से ही सेंटेंस को शुरू करेंगे, तो वेर से सेंटेंस शुरू करके उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप गौर करेंगे यहां भी डिजायर 1 लिखा हुआ है, यहां भी डिजायर 1 लिखा हुआ है। अब ये वाला डिजायर 1 जो है और ये वाला जो डिजायर 1 है, वहां से आगे देखिएगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा सेम है। देखिए, डिजायर 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या वुड बी प्लस डिजायर 2 प्लस एटसेट्रा, सेम है ना। तो खाली ये जो शुरुआत का स्ट्रक्चर है वो बदलता है, इफ सब्जेक्ट वर या वर प्लस सब्जेक्ट, शुरुआत का स्ट्रक्चर खाली अंतर रहता है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थ दोनों का सेम आएगा, दोनों में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे अब इन तीनों एग्जाम्पल्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता। देखिए सेंटेंस यहाँ पे आई है ना, आमतौर पे आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ वर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। कब, जब इमेजिनेशन की बात हो, कल्पना की बात हो, अनरियल सिचुएशन की बात हो, काल्पनिक स्थितियों की बात हो, तब वैसी काल्पनिक स्थितियां। कौन सी काल्पनिक स्थिति, इसके बाद एक और काल्पनिक स्थिति आपको बताया जाएगा जिसमें कहने वाला कहता है कि अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो एग्जाम पास कर जाता। अब थोड़ी और मेहनत की होती तो एग्जाम पास कर जाता में क्या है कि एक वक्त था, एक टाइम था जब आपके हाथ में मेहनत करने का ऑप्शन था, आप किसी वजह से नहीं किए इसलिए एग्जाम पास नहीं किए। उस समय अगर किए होते तो पास कर जाते। तो ये एक वक्त था जो आपके जीवन में पॉसिबल था, जो अभी आगे हम लोग लिखने वाले हैं कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत किया होता तो पास कर जाता। ये एक वक्त की बात बता रहा है जो अब बीत गया तो बात अधूरी रह गई। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका होना संभव ही नहीं है। अगर आप कहते हो कि अगर मैं अमित शाह का बेटा होता तो इस जन्म में अब अमित शाह का बेटा होना संभव है, कहिएगा क्या, अगर मैं अमित शाह का बेटा होता तो आईसीसी का चेयरमैन आज के डेट में रहता। तो आप अमित शाह का बेटा इस जन्म में हो ही नहीं सकते। वैसे ही अगर मैं मंत्री होता, मतलब उस समय आप किसी मंत्री से तुलना कर रहे हैं कि अगर उसके जगह पे हम होते अभी तो कुछ भी ऐसा करते या ऐसा नहीं करते। ये हुआ कंपैरिजन का मतलब। तो इसमें इस वाले केस में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो,
अगर इफ से शुरू कीजिएगा तो पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद उसके साथ वर लगाइए, और नहीं तो सेंटेंस की शुरुआत ही आप वर से कर सकते हैं। यहाँ मैंने यह लिख दिया है, देखिए वेर से कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, और फिर सारा स्ट्रक्चर एक ही होगा। क्या बनेगा? इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, या वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। फिर दूसरा है, इफ सौरभ वर द सन ऑफ अ किंग ही वुड बी अ प्रिंस। क्या कहता है? अगर सौरभ राजा का बेटा होता तो वह राजकुमार होता। अब जहां पे लिखा हुआ इफ सौरभ वर, वहां पे वर सौरभ भी हम लिख सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर है, सेम अर्थ देगा, कोई अंतर नहीं है। फिर तीसरा है, इफ सोनू वर अ मिनिस्टर ही वुड हेल्प यू। अगर सोनू एक मंत्री होता तो आपको हेल्प करता। तो यहाँ पे इफ सोनू वर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वर सोनू, है ना, मोनू लिखा हुआ है, वर मोनू डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप इफ से भी शुरू कर सकते हैं बात को, और वर से भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान किस पे रखना है कि वर से जिस भी सब्जेक्ट के साथ वेर, यहाँ पे WERE जो है, वर का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? तो कॉम्बिनेशन इसका वुड या वुड बी के साथ होता है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, सीखने के लिए हाथ से मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया कि जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, कुछ इस तरह का कोई बात बोलेंगे तो कैसे आपको बोलना है। एग्जाम देने जा रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमन एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर होगा, और वेर का कॉम्बिनेशन किसके साथ लगता है? वुड के साथ या वुड बी के साथ। अब मैं एक लाइन अगले स्लाइड में लिख भी दूंगा, अभी आप समझ लीजिए। जब दो ऑप्शन है, वुड है और वुड भी है, तो ऑब्वियसली दिमाग में सवाल आएगा लोगों का कि वुड कहाँ लगेगा और वुड भी कहाँ लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अगर आप जब सेंटेंस लिख रहे हो तो यहाँ पे देखिए मैंने वुड का यूज किया है, और यहाँ पे मैंने वुड बी का यूज किया है। दोनों में अंतर क्या है? ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। वुड के बाद लिखा हुआ है फ्लाई, वर्ब है, लेकिन वुड बी के बाद लिखा हुआ ए प्रिंस, नाउन है। तो ध्यान रखिएगा, जिस जगह पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वुड लगाएं कि वुड बी लगाएं, तो इस जगह पे ध्यान रखिएगा कि इसके बाद अगर वर्ब आने वाला है तो वुड लिखिएगा, और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ इसके बाद नाउन आने वाला है तो वुड बी लिखिएगा। मतलब वुड बी तब लिखेंगे जब वुड बी के बाद नाउन आने वाला रहेगा, वुड तब लिखेंगे जब वुड के बाद वर्ब आने वाला रहेगा। ठीक है। कॉम्बिनेशन में ध्यान क्या रखना है? कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है कि हम इफ से शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वेयर लगाना है, या हम वेयर से ही शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे डिजायर 1 क्या है और डिजायर 2 क्या है? तो देखिए पहला डिजायर क्या है? अगर राजा का बेटा होता, तो पहला डिजायर है राजा का बेटा होना, तब दूसरी इच्छा क्या है कि राजकुमार होता। फिर अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। पहला इच्छा क्या है? पक्षी होना। दूसरी इच्छा क्या है? आसमान में उड़ना। तो यही पहली इच्छा जो है उसको डिजायर 1 लिखा गया है, और इस इच्छा के पूरी होने पे दूसरी इच्छा भी कुछ है क्या? तो हाँ है। तो ये जो डिजायर है उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में डिजायर 2 का नाम दिए। तो डिजायर 1 और डिजायर 2 क्या लिखा हुआ ये भी आप समझ गए। ठीक है, तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये वाली लाइन इस स्लाइड में अभी नेक्स्ट में इसको मिटा के लिख दूंगा कि वुड के बाद नाउन आता है, वुड के बाद वर्ब आता है, वुड बी के बाद नाउन आता है। ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव दोनों लिख सकते हैं। मैं सेंटेंस लिख देता हूं और एक दो एग्जांपल भी लिख देता हूं। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये क्या है? देश का नाम टीम के तरह यूज कीजिएगा तो प्लूरल लगाना पड़ेगा, और इधर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, राम, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी, सबके साथ वर लगेगा। और वर का कॉम्बिनेशन, वर माने WERE, वेयर जिसको पढ़ते हैं, और इधर वुड या वुड भी लगेगा। वुड कब लगेगा? जब देखेंगे कि वुड जहां लिखना है उसके बाद वर्ब आने वाला है तो वुड, और नाउन एडजेक्टिव आने वाला है तो उसके बाद वुड भी। क्लियर है? समझ में आई बात? ये वाली बात मैं अभी एक लाइन में लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसको नेक्स्ट रूल को लाते हैं। ठीक है, इसी स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा था कि जब भी आप वो वाला सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे, केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स या
अनरियल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक परिस्थिति जो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा, तो उसमें वुड और वुड बी का यूज कहाँ पे होगा, ये कैसे तय करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप वुड का यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि वुड के बाद एक्चुअली क्या आता है, नाउन आता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ राहुल वर योर ब्रदर ही वुड लिसन टू योर सजेशंस। इसको कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2 और इसको कर देते हैं 3। तीनों एग्जाम्पल्स को लेते हैं। तो क्या पहला एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल में लिखा हुआ इफ राहुल वर योर ब्रदर ही वुड लिसन टू योर सजेशंस। मतलब अगर राहुल तुम्हारा भाई होता तो तुम्हारे सुझाव को, तुम्हारे सलाह को वो मानता। मतलब क्या है कि राहुल इसका भाई है नहीं, तो ये कुछ भी सलाह या सुझाव देता है राहुल को तो वो नहीं मानता है। तो आपके जैसा कोई शुभचिंतक होगा, वो बोल रहा होगा कि राहुल किसी की नहीं सुनता, हालांकि तुम्हारा भाई रहता ना तो तुम जो बीच बीच में देते हो उसको, वैसे अगर रहता राहुल भी तुम्हारा भाई तो तुम्हारी सलाह को सुनता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या कि वुड का यूज तब किया जाता है जब यहाँ पे वर्ब का यूज होना होता है। मतलब आप देख लो कि वुड हम तब लगाएंगे जब वुड के जस्ट बाद हमें वर्ब लिखना होगा। लेकिन जब हम वुड बी लिख रहे होंगे तो देखेंगे या तो एडजेक्टिव होगा, रिच, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, पुअर, ब्लाइंड, कुछ भी, ये सब एडजेक्टिव है। रिच भी एडजेक्टिव है, इसको नाउन मत समझ लीजिएगा, है ना। रिच, रिचर, रिचेस्ट होता है, एडजेक्टिव का पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो या तो एडजेक्टिव आना हो और नहीं तो इफ संजय वर्मा सन ही वुड बी अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या है, नाउन है। तो हम वुड बी का यूज तब करेंगे जब इसके बाद नाउन आ रहा होगा। जब हम वुड बी का यूज करेंगे तो इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा होगा। मतलब वुड बी तब लिखेंगे कॉम्बिनेशन में। अभी जो वर के साथ वुड या वुड बी वाला कॉम्बिनेशन था, जस्ट पिछला स्लाइड जो अभी ने मिटाया हमने, तो वुड बी हम तब लिखेंगे जब उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ रहा हो। यहाँ देखिए नाउन आया, यहाँ पे एडजेक्टिव आया रिच। और वुड तब लिखेंगे जब इसके बाद वर्ब आने वाला हो। ठीक है, एक बात का और ख्याल रखिएगा इसमें भी, और ये कंडीशन जो अभी बताने जा रहे हैं उसमें भी, अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा जाता है तो पैसिव वॉइस का रूल आप जानते होंगे कि जहां पे V3 लगा हुआ है उसके ठीक पहले वह वर्ब रहेगा जो बी का फॉर्मेट, माने इज, एम, आर, वाज, वेयर, चाहे बीन, बीइंग, बी कुछ भी लगा हुआ रहता है। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर दूसरी वाली इच्छा के तरफ पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, जो अभी एग्जांपल एक दो हम लिख देंगे, तो उसमें हमेशा इसमें वुड बी और इसमें हमेशा वुड हैव बीन लगेगा। खैर, ये जो अभी मैंने बताया पैसिव वॉइस वाला, ये आपको नहीं भी पल्ले पड़ रहा है तो आप इसको इग्नोर कीजिए। वॉइस में इसका पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए ध्यान रखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या, सिंटेक्स के लिहाज से देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में इंफॉर्मेशन मिले तब जाके गैदर हो, जमा हो तो वो बेहतर होता है। अब किसी भी चीज के बारे में एक ही जगह सारा ज्ञान अगर दे दिया जाए तो देना संभव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हर शब्द का, हर तरीके का, हर रूल का अलग अलग जगह कुछ मायने बदलते जाता है ना। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ रहा था, मैंने उनको बताया एट का यूज टाइम के लिहाज से कि देखिए समय के संदर्भ में, समय के कॉन्टेक्स्ट में जब समय के साथ यूज करना हो एट प्रीपोजिशन को, तब हम कैसे यूज करते हैं। अब उसने सवाल पूछा कि ठीक है बताइए मैं फलने मोहल्ले में रहता हूँ, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। हमने एट जब यूज किया तो वो बोले कि ये तो आप बताए नहीं। तो भाई मैं टाइम के लिए बता रहा था, फिर प्लेस पोजीशन के लिए बताऊंगा, फिर डायरेक्शन के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। तो धीरज से पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी पॉइंट छूट गया। जो पॉइंट छूट रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई लॉजिक है। हाँ, अगर आपको लगे कि सारे चैप्टर्स खत्म हो गए फिर भी ये पॉइंट नहीं हुआ, या अलग से आपके मन में कुछ इच्छा है कि इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ राहुल वर योर ब्रदर ही वुड लिसन टू योर सजेशन। वुड हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ रहा है। अगर राहुल आपका भाई होता तो आपके सजेशन को सुनता।
फिर कह रहा है वर सीमा अ मिनिस्टर। अब देखिए इफ राहुल वर, हमने एक एक स्ट्रक्चर ही लिखा है। इफ राहुल वर लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर वर राहुल भी लिख सकते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज तो इतना ही होना है बस, यहाँ से तो आगे सब सेम हो जाता है। फिर दूसरा लिखा हुआ है वर सीमा अ मिनिस्टर्स डॉटर शी वुड बी रिच। सीमा अगर मंत्री की बेटी होती तो अमीर होती, है ना, किसी भी सीमा अगर मंत्री की। अब यहाँ पे वर सीमा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इफ सीमा वर ये भी लिख सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वुड बी का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिच एडजेक्टिव लिखा हुआ है। वैसे इफ संजय वर माई सन ही वुड बी अ बिजनेसमैन, कोई कह रहा है कि अगर संजय मेरा बेटा होता तो बिजनेसमैन होता। यहाँ पे वुड बी का यूज किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन आया है। तो जब नाउन और एडजेक्टिव बाद में आए तो वुड बी लगाएंगे, और ऐसे वर्ब आ रहा हो तो वुड लगाएंगे। ठीक है। अब ये कहता है कि इसी कंडीशन में, ये जो अभी तक आपने पढ़ा यहां तक, इसके ऊपर से पिछला स्लाइड में जितना भी आपने पढ़ा उस कंडीशन में कहता है कि मान लीजिए यहां तो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये शरीर, अगर राहुल मेरा बेटा होता, मतलब मेरा बेटा कोई XYZ है, उसके जगह पे राहुल होता, तो खुद अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है कि अगर मैं बाघ होता, अगर मैं चील होता, अगर मैं राक्षस होता, अगर मैं भगवान होता, मतलब मेरा ये जो बॉडी है वो उस बॉडी के रूप में रहता। अभी तक ये हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे पास पंख होते, आप पक्षी बनना नहीं चाह रहे हैं, आप इसी रूप में करें कि अगर मेरे पास पंख होते, अगर मेरे पास BMW कार होती, अगर मेरे पास फलाने शहर में 10 मकान होता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर वो मेरी पत्नी होती, अगर वो मेरा भाई होता, ये कंडीशन तो हम बता ही दिए। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु आप खुद नहीं बन के करें, अगर वो मेरे पास होता, मेरा होता, मेरे अधिकार में होता, अगर ये कंडीशन है तो शुरुआत वाला जो सब्जेक्ट है उसमें हम हैड लगाएंगे। बाकी आगे वुड और वुड बी का कंडीशन सेम चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो वर लग रहा था, वर कब लग रहा था, जब आदमी को ही कन्वर्ट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हैड कब लगेगा, जब कहेगा काश मेरे पास ये होता, हम खुद पक्षी नहीं होते, मेरे पास पंख होता। ठीक है। हम खुद जो है अमित शाह का बेटा नहीं होते, हमारे पास मंत्रालय होता है ना, हमारे पास पावर होता, हम नहीं होते उस बॉडी में, उस बॉडी का जितना भी क्वालिटी है वो मेरे पास होता। अगर इस तरह की बात हो तो जो शुरुआत का सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी के साथ भी यहाँ पे वर लगाते थे, वहां पे हम हैड लगाया करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ आई हैड 2 विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे वुड का यूज हुआ है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब देखिए फ्लाई लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे वुड बी का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि इधर आगे बिजनेस वुमेन लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। तो ये कहता है इफ आई हैड 2 विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मेरे ही 2 पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। अपने पास 2 पंख होने की बात कर रहा है, ये नहीं कर रहा कि हम ही पंख हो जाते। ठीक है। फिर दूसरा कहता है इफ शी हैड अ लॉट ऑफ मनी शी वुड बी अ बिजनेस वुमेन, अगर उसके पास ढेर सारा पैसा होता, ऐसा नहीं कि हम ही पैसा में कन्वर्ट हो जाते। तो अगर आप अपने पास कुछ चीज के होने की बात कर रहे हैं तब वहां पे जो सब्जेक्ट यूज कीजिएगा उसके बाद आपको हैड यूज करना होता है, और बाद में वुड या वुड बी वाला कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे 2 पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। इसका मतलब क्या होगा, अगर उसके पास ढेर सारा पैसा होता तो वह बिजनेस वुमेन होती, बिजनेस करती। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि ये कौन सी इच्छा आपने पढ़ा कि जिसका पूरा होना संभव नहीं लग रहा है आपको, लेकिन ये वैसी इच्छा की बात कर रहा है जो कहता है कि एक वक्त था जब पूरा हो सकता था लेकिन किसी कारण से अधूरा रह गया। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर मैंने कठिन मेहनत की होती तो परीक्षा पास कर जाता, जो अभी के डेट में सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन होगा। अभी हमें मैचेस देखना अच्छा लगता है, अभी हमें घूमना अच्छा लगता है, अभी हमें घर से हमारा पैसा आता है तो थोड़ा स्पेंड करना लेविशली, है ना। शुरुआत का 1, 2, 3 तारीख को पैसा गार्जियन किसी तरह से जुगाड़ करके भेज दिए तो पटना में भाई चलो चिकन चल रहा है, तो दिल्ली में रहते हैं तो कनॉट प्लेस घूम रहे हैं, मुंबई में रहते हैं तो मरीन ड्राइव घूम रहे हैं।
अभी ये सब अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, या समझ में आती भी है तो एज का इफेक्ट के चलते, एज का प्रभाव के चलते हम लोग इग्नोर करके करने लगते हैं। लेकिन बाद में ये वाली लाइन हमारे ऊपर बैठता है क्या, कि अगर मैंने कठिन मेहनत की होती तो परीक्षा पास कर जाता। नहीं, आप भी मेरे बारे में सोचते होंगे कि ठीक ही है, नहीं सही बात है, एकदम सटीक बात है। मैं खुद भी सोचता हूँ कि अगर जिस समय मेहनत करना था उस समय मेहनत कर लिए होते तो आज मेहनत करने से बच जाते, लेकिन शायद सेवा करना लिखा हुआ था किस्मत में, तो लगे हुए हैं। तो क्या है, कहता है अगर मैंने कठिन मेहनत की होती तो परीक्षा पास कर जाता। मतलब एक वक्त था जब अगर थोड़ी कठिन मेहनत हो जाती तो परीक्षा में पास कर जाता, लेकिन कठिन मेहनत नहीं हो सकी किसी कारण से, इसलिए परीक्षा भी नहीं पास कर पाए। दूसरा कहता है अगर वह चुनाव जीत गया होता तो आज एक मंत्री होता। मतलब चुनाव जीता भी नहीं, एक वक्त था, इलेक्शन लड़ा उसने, वोट उसको भी आए, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाया, इसलिए मंत्री नहीं बन पाया। अब आप देखिए हिंदी में ही यहाँ पे कहते हैं कि परीक्षा पास कर जाता, फिर से किसी काम को करने की बात हो रही है। पहली इच्छा क्या है, कठिन मेहनत करने की बात, दूसरी इच्छा क्या है, परीक्षा पास करने की बात। तो यहाँ पे पहला में भी काम है, दूसरा में भी काम है, एक्शन, काम, वर्क। यहाँ पे पहला है चुनाव जीतना और दूसरा है मंत्री बन जाना, तो इसमें भी वही होगा। कंडीशन देखिए, जैसे इसमें हमने क्या कहा था कि बाद में नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो वुड भी होगा और वर्ब आएगा तो वुड होगा। वैसे ही इसमें क्या है, बाद में नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो वुड हैव बीन होगा, और अगर वर्ब आएगा तो वुड हैव होगा। जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, इफ से शुरुआत कीजिए, सेम है, इसमें भी इफ चाहे वेयर से शुरुआत कर सकते थे, इसमें भी इफ चाहे हैड से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तो इफ के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैड, इतना दूर का स्ट्रक्चर में बस खाली डिफरेंस है दोनों का। इसमें क्या है, इफ से शुरू होता है तो इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद डिजायर वन आ गया। फिर यहाँ पे है हैड के बाद सब्जेक्ट, तुरंत डिजायर वन आ गया। यहाँ इफ है ही नहीं। अगर इफ पहले लगा तो फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा। अगर हेड ही पहले लग गया तो हेड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, इफ गायब हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो जो डिजायर वन है यहाँ पे, यहाँ से लेके आगे पूरा सेंटेंस सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर पहले को ट्रांसलेट करें कि अगर मैंने कठिन मेहनत की होती तो परीक्षा पास कर जाता, तो क्या होगा, इफ आई हैड वर्कड हार्ड। अब यहां देखिए लिखा हुआ इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड को हैड आई भी हम लिख सकते हैं, बस इतना सा ही शुरुआत का चेंज होता है। उसके बाद सब में हैड आई से भी शुरू करते तो क्या होता, हैड आई वर्कड हार्ड, और इफ से शुरू किए तो भी क्या हुआ, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ठीक है। अगर मैंने कठिन मेहनत की होती तो क्या होता, आई वुड हैव पास द एग्जाम, में एग्जाम पास कर जाता। यहाँ पे देखिए वुड हैव का यूज हुआ, इसमें भी कॉम्बिनेशन में दो चीज है ना, एक है वुड हैव और दूसरा है वुड हैव बीन। इसमें भी है डिजायर वन और डिजायर टू। तो डिजायर वन क्या है, यहाँ पे कठिन मेहनत करना, डिजायर वन क्या है, चुनाव जीतना, डिजायर टू क्या है, परीक्षा पास करना, इधर डिजायर टू क्या है, मंत्री बनना, ठीक है। तो यहाँ पे है इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम। वुड हैव का यूज यहाँ पे किया गया है, क्यों, क्योंकि इधर पास्ट, ये V3 जो लिखा हुआ ये वर्ब है। लेकिन आगे देखते हैं दूसरा का, जिसमें अगर वह चुनाव जीत गया होता तो उसका कैसे बनेगा, हैड ही वॉन द इलेक्शन ही वुड हैव बीन ए मिनिस्टर टुडे। अगर वह इलेक्शन जीत गया होता, अब यहाँ पे देखिए हैड ही वॉन है ना, वहां पे इफ ही हैड, ये भी हम हैड ही जो लिखे हैं उसको इफ ही हैड भी लिख सकते थे, और वॉन द इलेक्शन से सारा का सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हैड ही वॉन द इलेक्शन, या इफ ही हैड वॉन द इलेक्शन ही वुड हैव बीन ए मिनिस्टर। यहाँ पे वुड हैव का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे वुड हैव बीन का यूज हुआ क्योंकि इधर नाउन आ रहा है, ठीक है। तो नाउन या एडजेक्टिव आने की स्थिति में वुड हैव बीन होगा और वर्ब आने की स्थिति में वुड हैव होगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप ये पूरा बोर्ड, पिछला स्लाइड और ये वाला स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला लेक्चर जो अभी शूट करेंगे उसमें मैं इन सब के ऊपर में थोड़ा एग्जाम्पल लिखूंगा, और भी थोड़े से 2-4 एग्जाम्पल्स इसके लिखूंगा, उसके बाद अगले रूल पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं।
और ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो के ऊपर कमेंट भी ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।